बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित किया। कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो ऐसे में इन दलों पर ये दबाव कैसे पड़ेगा और कैसे ये दल एक्सेप्ट कर लेंगे नीतीश कुमार को? बीजेपी को चिंता विकास से नहीं है। बीजेपी सोचते कि यदि जाति आधारित जनगणना होंगे तो उन्हें हिंदू वोट बैंक का जो ध्रुवीकरण है ना, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार आरक्षण को, है ना, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं मानते, वो उसको इंस्ट्रूमेंट मानते हैं फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विशेष चर्चा में आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं। बिहार और दिल्ली में कई आईएएस एस्पिरेंट्स को इन्होंने पंख लगाए हैं और आज कई इनके स्टूडेंट्स विभिन्न जगहों पर इंडियन पुलिस सर्विसेज में सेवाएं दे रहे हैं। परिमल कुमार नाम है इनका। अभी फिलहाल जदयू में प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन पूर्व में प्रवक्ता भी रहे हैं, बाइलिंगुअल हैं, दोनों भाषाओं में पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं। अब बिहार में आए हैं, बिहार में लगातार काम करेंगे। बिहार के युवाओं को जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें फिर बिहार में भी पंख लगाएंगे और विभिन्न पदों पर उन्हें भेजेंगे। परिमल जी, स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। एक खास बात यह है कि देखिए, बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर हैं, लगातार विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहे हैं। नीतीश कुमार हाल में जो एक नई कवायद उन्होंने शुरू की है कि पूरे देश स्तर पर विपक्षियों को एकजुट किया जाएगा और इसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली से शुरू कर दी है। कांग्रेस और केजरीवाल समेत राजद और विपक्ष के कई दल अब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है कि वो पूरे देश में घूमकर विपक्षियों को एकजुट करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बिहार के लोग, खासतौर पे नीतीश कुमार के विपक्षी जो पूछ रहे हैं सर, यही है कि जो पार्टी बिहार में 35 सांसदों पर टिकी हुई है, जो पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, जिस पार्टी से लोग लगातार अलग हो रहे हैं, वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पार्टी कैसे हो सकती है? उसके नेता इतने बड़े नेता कैसे हो सकते हैं? जो बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं दूसरों के भरोसे, वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरा कैसे हो सकते हैं? और विपक्ष को एकजुट कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी पार्टी के तत्कालिक जो संख्या बल है उसके आधार पर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। किसी भी पार्टी का आधार जो होता है उनके नेता, नीति और विचारधारा होती है। इन तीनों मानकों पर जनता दल यूनाइटेड भारत की सबसे सशक्त पार्टी है जी। ओके। और दूसरी बात, हमारे नेता की जो विशेषता है कि संविधान सम्मत विचारधारा के साथ साथ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म के लिए हमारे नेता जाने जाते हैं। और यही कारण है कि मीडिया कर्मियों ने ही उन्हें सुशासन बाबू का नाम दिया जी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इनके पैरेलल कोई छवि तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसा नेता हो जिनकी इतनी अधिक स्वीकारता हो। और आप समझे कि इतने लंबे शासनकाल के बावजूद इन पर कोई छींटा, कोई दाग नहीं लगा, चाहे वो क्राइम हो या करप्शन या पक्षपातपूर्ण नीति की बात हो। एक बात आप कहते थे कि नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगा है, एक आरोप नीतीश कुमार पर दोनों तरफ से लगा है। हाँ, मतलब राजद ने भी लगाया है, भाजपा भी लगाया है, पलट जाते हैं। देखिए, पलटने का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीति का उद्देश्य आप समझे, इनके राजनीति का उद्देश्य है जन कल्याण करना, सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ साथ बिहार को विकास के उच्चतम शीर्षस्थ स्थान पर ले जाना। और इसीलिए चूंकि आप जानते हैं लोकतंत्र और मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो विद्यमान परिस्थिति होती है उनके अनुरूप हमारे नेता की ये मान्यता है कि भाई विकास किसी तरह अवरुद्ध नहीं हो, इसलिए समय पर वो विभिन्न दलों के साथ गठबंधन बनाकर बिहार के लोगों को अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में ही बिहार विकास के प्रतिदिन नए प्रतिमान को छू रहा है। सर, आप एक शिक्षाविद हैं, आपने कई बच्चों को पढ़ाकर विभिन्न बड़े पदों पर भेजा है। दिल्ली में आपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, बिहार से बच्चे जाकर भी दिल्ली पढ़े हैं आपसे। कई बड़े जगहों पर आज भी आपके बच्चे बिहार में सेवाएं दे रहे हैं अपनी। एक सवाल बड़ा यहाँ खड़ा होता है सर कि बिहार के बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? नीतीश कुमार अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे होते 15-17 सालों में पिछले, तो बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर, रोजगार के लिए बाहर पलायन क्यों करना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक पलायन की स्थिति मैं आपको बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के शासन के दौरान बिहार में शिक्षा की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ। आप देखिए, बीपीएससी की जो परीक्षा होती थी तो पहले 5 से 7 वर्ष में एक परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित होते थे। अभी बैक टू बैक 3 एग्जामिनेशन का, एक का मेंस, दूसरे का प्रीलिम्स और तीसरे का इंटरव्यू चल रहा है। तो यह हमारे नेता के विजन का ही के जीत के रूप में इसको देखें। और यहाँ तक कि बीपीएससी ने इतना बेहतर काम किया है कि कुछ समय पहले
पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञ बिहार का दौरा किए, यह जानने के लिए कि किस तरह बिहार में पारदर्शितापूर्ण, समय पर सुनिश्चित परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं नीतीश कुमार की छवि को बाकी नेताओं से जब हम कंपेयर करते हैं, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं से, तो लगता है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा कहीं ना कहीं ताकतवर केजरीवाल हैं। ममता बनर्जी ने अब तक भाजपा को रोक के रखा है अपने यहाँ, गठबंधन तो कभी नहीं किया है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ऐसे में इन दलों पर ये दबाव कैसे पड़ेगा और कैसे ये दल एक्सेप्ट कर लेंगे नीतीश कुमार को? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ हमारे नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कभी यह नहीं कहा कि उनकी मंशा प्रधानमंत्री बनने की है। उनकी चिंता क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। उनकी चिंता है कि जिस तरह जो वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार, मोदी नीति सरकार, राइट, जिस तरह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है, या इनकी आर्थिक नीति हो या वैदेशिक नीति हो, लगभग सभी मोर्चों पर सरकार विफल रही है। तो एक और हमारे नेता की चिंता का विषय कि संविधान के मूलभूत तत्व जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म है ना, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, सोशल जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सुनिश्चित करना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस इत्यादि की बात, तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार दिलाना और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की स्थापना करना तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का मुख्य उद्देश्य ही रहा है। और इसी उद्देश्य को देखिए, बिहार अभी भारत को क्या आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में सुनिश्चित करता है, जबकि वर्तमान सरकार सांप्रदायिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करती है, जिसका विरोध हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार लगातार करते आए हैं। और इन मुद्दे पर, धर्मनिरपेक्ष मुद्दे पर पूरे भारत में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। इस पर आप उन पर प्रश्न नहीं उठा सकते, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, करप्शन का मामला हो या कम्युनलिज्म का मामला हो। बार बार सर ये सवाल खड़े होते हैं, कंपैरेटिव लोग भी एनालाइज करते हैं, खासतौर पे बिहार में आपके पुराने साथी भाजपा के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं पिछले 2 दिनों से, जब से अतीक अहमद जी का और उनके पुत्र का एनकाउंटर हुआ है, ये बात कही जा रही है कि बिहार में योगी मॉडल लाना चाहिए। बिहार में अब जिस तरीके से न्याय होता है वहाँ पर, जैसे क्राइम को कंट्रोल करने की बात चल रही है यूपी में, वैसे ही बिहार में भी करना चाहिए। नीतीश कुमार इस मुद्दे पर क्या कहें? देखिए, जहां तक आदरणीय नीतीश कुमार जी का प्रश्न है, तो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म के आधार पर ही उनको सुशासन बाबू के नामों से आप लोगों ने ही सुशासित किया, तो इस पर तो कोई कंप्रोमाइज की बात है नहीं। हाँ, ये निश्चित रूप से कि हमारे आदरणीय नेता के कार्य करने की जो पद्धति है वो अन्य दलों से बिल्कुल भिन्न है और नरेंद्र मोदी से तो एकदम अलग है। देखिए, बीजेपी की नीति है कि बीजेपी वालों को बचाओ और विपक्षियों को फंसाओ, जबकि हमारे आदरणीय नेता न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। रूल ऑफ लॉ है ना, विधि के शासन के राज्य की स्थापना में विश्वास करते हैं। उनकी यह मान्यता है कि विधि के अनुसार चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अपराधी हो या सामान्य व्यक्ति हो, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। रूल ऑफ लॉ सिस्टम भारत में प्रिवेल करता है और भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है और उसी में गहन आस्था हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की है। तो किसी भी स्थिति में क्रिमिनल को खत्म करना या क्राइम को खत्म करने के लिए तो कानून है, कानून के अनुसार ही पर्टिकुलरली कोई रेमेडी निकाले जाने चाहिए, न कि उसको शूट आउट कर दिया चाहिए। तो अन्यथा न्यायपालिका का क्या महत्व रह जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया था, अब वो ज़मीन पर दिखने भी लगा है। दूसरी पाली का भी जातीय जनगणना का कार्य बिहार में शुरू हो रहा है और अब ये देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी केरला में ये बात कहते हैं कि कांग्रेस के दौरान जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए और विभिन्न राज्यों में भी अब नीतीश कुमार के इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा है जातीय जनगणना का। क्या लगता है सब फायदा क्या होगा सर? देखिए, मैं आपको बतला दूं कि लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था भारत में वो 1931 में हुए थे। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 27 या 28 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से भी अधिक है। और देखिए, जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों है? जाति भारत में है ना, भारत की डाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है, उससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जहां तक मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के विकास का प्रश्न है तो नियोजन के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है ना। और प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है टू एसेस द अवेलेबल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का असेसमेंट का बेहतर तरीका सेंसस है,
राइट। और सेंसस के आधार पर ही हम जानते हैं कि भाई जनसंख्या कितनी है, किस में ग्रोथ रेट कितना है, या पर्टिकुलरली मोर्टेलिटी रेट कितना है, स्वास्थ्य इत्यादि फैक्टर भी पर्टिकुलरली उसके आधार पर हम मैसेज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि 1930 के बाद केंद्र सरकार ने या कोई सरकार ने यहाँ भारत में, है ना, SC ST को छोड़कर किसी भी जाति के लिए जनगणना नहीं हुए। बीजेपी जो प्रश्न उठाती है उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये जाति आधारित गणना जो बिहार सरकार ने प्रारंभ किया रहा है वह सभी जाति, वर्ग और धर्म के लिए है, राइट, महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो पहले तो एक्यूरेट आंकड़े आपको प्राप्त होंगे तभी ना आप रिजर्वेशन इत्यादि को लागू करेंगे। मैं उदाहरण दे दूं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि भारत में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें 90% रिजर्वेशन का लाभ मात्र 9 से 10% ओबीसी के व्यक्तियों को मिल रहा है, क्योंकि अद्यतन आंकड़े की कमी है। फिर आप देखिए कि सच्चर कमीशन जो माइनॉरिटी के विकास के लिए गठित किए गए थे उसने भी अद्यतन आंकड़ों के कमी का रोना रोया, और बिहार के तर्ज पर फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, है ना, केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग ने भी इस बात पर बल दिया कि भाई डेटा जब नहीं है तो आप सब कैटेगराइजेशन कैसे संभव है। यही कारण कि अभी तक रोहिणी आयोग के प्रतिवेदन नहीं आए। और आप को बतला दें कि जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार आरक्षण को, है ना, ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं मानते, वो उसको इंस्ट्रूमेंट मानते हैं फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, राइट। समता मूलक समाज की स्थापना के यंत्र के रूप में रिजर्वेशन महत्वपूर्ण है। जो समाज में दलित कुचले हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उनको आरक्षण देकर उनके उत्थान सुनिश्चित किया जाए, तभी समान विकास, समता मूलक समाज की स्थापना संभव है। इसीलिए आवश्यक है कि पर्टिकुलर जाति आधारित जनगणना हो, किससे पता चलेगा कि किस जाति को रिजर्वेशन का लाभ मिला, किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है। आपको मैं बतला दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी केस में, है ना, जो रिजर्वेशन पर आधारित था, और उसके बाद नागराजन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अद्यतन आंकड़े, जाति आधारित आंकड़े नहीं उपलब्ध होंगे तो रिजर्वेशन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है और इसकी प्रभाविता कैसे होगी। तो निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य कभी भी राजनीतिक लाभ सुनिश्चित करना नहीं है। आप ये बात जरूर कहते हैं, लेकिन विपक्ष और जो एक पॉपुलर अनपॉपुलर ओपिनियन ये भी है कि कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से संपूर्ण हिंदुत्व को पोलराइजेशन करके अपनी ताकत बढ़ा लेती है, केंद्र में आती है, इसको रोकने के लिए जातियों में डिवाइड कर दो। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि बीजेपी इसलिए डरती है, हिंदुओं को डिवाइड कर दो, बीजेपी को तो विकास से कोई मतलब नहीं है। इसकी रणनीति इतनी कुटिलपूर्ण है। बीजेपी युवाओं को न तो रोजगार देना चाहती है, न शिक्षा उपलब्ध कराना चाहती है, क्योंकि उसकी ये मंशा है कि यदि लोग को रोजगार प्राप्त होगा, लोग शिक्षित होंगे, तो वो धर्म के प्रति उनके जो समर्पण है उसमें कमी आएगी, वो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने में विफल होंगे। यही कारण है कि न बीजेपी का उद्देश्य शिक्षा उपलब्ध कराना और न रोजगार सुनिश्चित कराना है। बीजेपी को चिंता विकास से नहीं है। बीजेपी सोचते कि यदि जाति आधारित जनगणना होंगे तो उन्हें हिंदू वोट बैंक का जो ध्रुवीकरण है ना, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे और वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे अपोज कास्ट बेस्ड सेंसस। और आपको बतला दें कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र जो सूची है उसके सब्जेक्ट नंबर 69 में सेंसस कराने का एक्सक्लूसिव अधिकार केंद्र सरकार को है, और उसी को ध्यान में रखकर भारतीय संसद ने इंडियन सेंसस एक्ट भी पारित किया और उसके तहत रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस की स्थापना की गई। और दिस इज द ऑथराइज्ड एजेंसी टू कंडक्ट सेंसस ऑपरेशन थ्रू आउट द कंट्री। हमारे नेता ने बार-बार उनसे यह आग्रह किया कि चूंकि आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, आप इस काम को करें। यह सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन लाख हमारे रिक्वेस्ट करने पर भी केंद्र सरकार के कान में जू नहीं देगा और उसने सेंसस नहीं करवाया। अंततः हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अपने सीमित संसाधन के आधार पर यह सुनिश्चित किया कि यहाँ जाति आधारित गणना कराए जाएंगे टू बी नोटेड। कई बीजेपी वाले नेता कहते हैं कि आपको जब अधिकार नहीं है तो आप जस्ट दिखलाने के लिए कर रहे हैं, और कोर्ट में जब जाएगा तो ये कोर्ट उसको खारिज कर देगी। कैसे साहब खारिज कर देगी? हम लोग सेंसस नहीं करवा रहे हैं, हम लोग कास्ट बेस्ड काउंटिंग करवा रहे हैं, राइट। और इस मॉडल को पूरे भारत स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। इससे इंटर एंड इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी में कमी आएगी और समता मूलक समाज की स्थापना, जो समेकित विकास की संकल्पना है, जो कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण की जो मूलभूत संकल्पना रही है समग्र संपूर्ण क्रांति की, वह सफलीभूत होगा। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे जो एक अलग अलग जातियों की संख्या होगी तो अलग अलग भावनाएं दोनों में कहीं ना कहीं उत्पन्न होंगी,
सरकार भी अगर कोई पॉलिसी लाती है तो लोग उसे एक तरफा नजर से देखने की नहीं, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देने की बात है कि यह जो गणना है कास्ट बेस सेंसस तो सभी कास्ट का है। सरकार का मकसद पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉलिसी का विरोध भी तो करेंगे लोग। देखिए सरकार की एक्सक्लूसिव जो ऑब्जेक्टिव है टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द वेलफेयर प्रोग्राम्स, राइट जी। और इससे यह भी पता चलेगा कास्ट बेस सेंसस से कि मिथिलांचल क्षेत्र में जो गरीब ब्राह्मण है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और यह भी पता चलेगा कि दक्षिण बिहार में जो क्षेत्र है या जो उत्तर बिहार में कोसी के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कैसा है। फिर आप देखिए उससे यह भी पता चलेगा कि महिलाओं की स्थिति कास्ट विशेष में क्या है, और सरकार उसको विशेष रूप से ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण करेगी। इससे व्यापक पर्टिकुलरली बिहार में क्रांति की लहर स्थिति उत्पन्न होगी। एक बड़ा ही ये चर्चा बार बार होता है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तो उनकी राजनीतिक शैली अलग होती है, और जब वो भाजपा से अलग होते हैं तो एक और शैली पे चले जाते हैं। अब दलितों की बात करने लगे, मुसलमानों की बात करने लगे। पहले जब वो थे भाजपा के साथ तो ट्रिपल तलाक पर स्टैंड आपका बिल्कुल अलग था, CA NRC पर आपका स्टैंड बिल्कुल अलग था। क्या कहना चाहिए? देखिए मैं आपको ये अंतर क्यों आ जाता है? नहीं, कभी अंतर नहीं। आप हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की नीतियों को समझिए। हमने कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। जहां तक धर्मनिरपेक्षता का बात है, जब हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने आरएसएस के हिंदूवादी मेरे सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया, और यही कारण कि वो बार बार NRC UCC जैसे मुद्दे को उठाने का प्रयास करती है। देखिए जहां तक समान नागरिक संहिता का प्रश्न है, या आपने उदाहरण दिया कि ट्रिपल तलाक इत्यादि, तो संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड की स्थापना करने के प्रावधान किए गए हैं। इसको समझने की आवश्यकता है कि ये है क्या, राइट? आप समझे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, है ना, एंड एडॉप्शन, ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए अलग अलग धार्मिक संप्रदाय में अलग अलग कानून है, और वह उसके धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि जो भी कुरीतियां हैं, जैसे हिंदू में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, पारसी में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, राइट, या मुस्लिम में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, धर्म गुरु मिल बैठकर उसके विकास और उसके शुद्धिकरण और उसके निराकरण का प्रयास करें, न कि बीजेपी जैसा चाहती है कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड लाएं और आरोपित कर दें। तो यह तो धार्मिक किसी भी धर्म के मूलभूत भावनाओं को आहत करना और नष्ट करना होगा। जनता दल यूनाइटेड कभी इसका समर्थन नहीं करती। हमारे नेता बार बार कह चुके हैं कि जो सामाजिक कुरीतियां, जैसे उदाहरण के लिए देखिए ना, अब शराबबंदी कितना सफल प्रतीत हुआ। विरोधियों ने कहा कि इससे बिहार के संसाधनों में कमी आएगी। आपको बतला दें, कई विरोधियों ने कहा कि इससे जो यहाँ आते हैं, जो ट्रेवलर्स आते हैं, है ना, तो उनमें कमी आ जाएगी। आपको बतला दें कि बिहार में जो टूरिस्ट प्लेस है, राइट, अधिकांश टूरिज्म जो टूरिस्ट प्लेस है वो रिलीजियस है या कल्चरल है, वहां शराब सेवन की परंपरा नहीं रही है। तो शराबबंदी के परिणाम स्वरूप टूरिस्ट की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, और इसका लाभ भी हुआ। और आप जानते हैं कि कई रिसर्च एजेंसी ने कहा कि जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ, सड़क दुर्घटना में कमी हुई, गरीबी रेखा के नीचे चीजें बसर करने वाले परिवारों के प्रति माह के आय में 2000 से 3000 की वृद्धि हुई, परिवार में सकारात्मक माहौल बना है ना, महिला सशक्तिकरण में तीव्रता आई, साथ ही साथ स्कूल ड्रॉप आउट में कमी आई, एजुकेशनल लेवल में वृद्धि हुई, न्यूट्रिशनल लेवल में वृद्धि हुई, ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स में वृद्धि हुई। तो इसको तो व्यापक प्रभाव है। सेलेक्टिव ओवरलुक लग रहा है ओवरऑल, निश्चित सर, आपको सेलेक्टिव ओवरलुक लग रहा है इस मुद्दे पर। अभी 27 लोग मारे गए हैं। देखिए वो तो देखिए 100 लोग छपरा में मारे थे, मतलब देखिए हमारे आप इन चीजों से कैसे नहीं, आप देखिए ना, आपने पॉलिसी बनाई जिसका इंपैक्ट पड़ा कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। देखिए आपने पॉजिटिवली इसको एनालिसिस करें। जैसे गुजरात में शराबबंदी कानून, बिहार में शराबबंदी कानून, मौलिक अंतर है। बिहार में, गुजरात में खुलेआम शराब बिक रही है। आपको बतला दें कि लगभग 80 से ज्यादा ठेके वहां सरकारी चल रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को यदि शराब के सेवन करने की इच्छा होती है तो हेल्थ परमिट प्राप्त करके वो शराब का सेवन कर सकता है। बिहार में क्या संभव है क्या? सर, कोर्ट, मानवाधिकार, और इंडेक्सेस भी ये बात कह रहे हैं कि 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है सरकार को। नहीं, तो उसके लिए उसकी भरपाई सरकार, मानवाधिकार लगातार कंसेंट ले रहा है। देखिए मानवाधिकार, कोर्ट कंसेंट ले रहा है। शराब पीना मानवाधिकार तो नहीं है ना। मानवाधिकार के हनन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल बीजेपी। आज नीतीश कुमार ने उस पर बैकफुट पे भी गए हैं। 4 लाख उन्होंने मुआवजा देने की बात की
की है। नहीं, मैं एक महत्वपूर्ण एग्जांपल आपको देता हूं। मानवाधिकार का जहां तक प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स का प्रश्न है, तो हमारे संविधान में मानवाधिकार कहां है, इसको पहचानने की आवश्यकता है। देखिए, फंडामेंटल राइट के रूप में डीपीएसपी के प्रोविजन जो हैं वही हमारे संविधान में ह्यूमन राइट के रूप में परिलक्षित होता है। देखिए, अभी खतरनाक नीति बीजेपी की, संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस्ड है उसमें, राइट? मतलब आप भी पर्टिकुलरली एक्सरसाइज करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया कर्मी भी, वो अंदर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट को तो सैक्रोसेंट माना जाता है, मतलब पर्टिकुलरली कहा जाता है कि भाई इसको धार्मिक माना जाता है, इसको टच नहीं करें। यदि फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस हो जाएंगे। लेकिन पिछले वर्ष जो आप देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के जो रिपोर्ट आए हैं उसमें भारत को मीडिया कर्मियों के लिए सबसे असुरक्षित राष्ट्र के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और डेटा जो आए हैं चौंकाने वाले हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मीडिया कर्मियों के दिन दहाड़ी हत्या की जाती है। बतलाइए कि सरकार दमनकारी नीति चला रही है कि नहीं? यहां तो खुलेआम मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सरकार को क्रिमिनल्स के मानवाधिकार की चिंता नहीं है, लेकिन की चिंता है, लेकिन मीडिया कर्मियों और सेना के जवानों के मानवाधिकार की चिंता सरकार को कभी नहीं है। ये तो मौत की राजनीति करने वाली सरकार है केंद्र सरकार। जी, सत्यपाल मलिक जो रहे हैं पूर्व राज्यपाल, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, विपक्ष में कई दलों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन आपको बधाई कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ललन सिंह ने इस मुद्दे को काफी मुखरता से उठाया है। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं पुलवामा को लेकर, क्या लगता है उस पर कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई उन पर भी हो सकती है? आप भी उस साथ खड़े हैं उनके। स्पष्ट कर दें कि जो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जनता दल यूनाइटेड राजनीति करने से परहेज करती है जी, राइट? हमारी प्राथमिकता है सेना, हमारी प्राथमिकता है किसान जी, सीमा पर सेना और खेत में किसान, ये हमारी प्राथमिकता है। उस पर हम लोग ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते, राइट? उसका हम सम्मान करते हैं और उस पर आशा करते हैं कि जो भी सरकार है उनको तो उच्च सम्मान उपलब्ध कराए। जिस तरीके से एक चर्चा और हो रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की आपने बात की, आपने ये भी कहा जी कि कहीं ना कहीं विभिन्न मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार जो है केंद्र की वो गैग करती है, लगता है जैसे कि जबरदस्ती जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे लोगों के। इस पर आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी सरकार, हमारे जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार हैं, उनकी गहन घोर आस्था भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत है, राइट? हमारी सरकार समाजवाद की समर्थक है, हमारी सरकार लोकतंत्र की समर्थक है, हमारी सरकार धर्मनिरपेक्षता की समर्थक है। मैं उदाहरण दे दूं कि भारत में ये सब आप करते हैं, लेकिन सीए एनआरसी पर भाजपा के साथ नहीं। एनआरसी के मामले में जो आप कहते हैं, एनआरसी के मामले में तो मैं आपको बतला दूं, देखिए एनआरसी का कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरसी, इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ आदमी पर्टिकुलरली इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बतला दूं कि एनआरसी का कॉन्सेप्ट आसाम के कॉन्टेक्स्ट में प्रारंभ हुआ। कारण था कि जब मैंने आसाम का जो बॉर्डर जो बांग्लादेश से संबंधित है उसके 75% जो बॉर्डर है वहां फेंसिंग वर्क नहीं किए गए थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध रूप से आसाम में पहुंचते थे। और उस समय जो परिस्थिति बनी कि कई ऐसे पर्टिकुलरली गांव थे वहां डेमोग्राफिक चेंज हो गया, राइट? उसका विरोध ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने किया और जिसकी परिणति आसाम एकॉर्ड के सिग्नेचर पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। राजीव गांधी ने सिग्नेचर किया और यह प्रावधान उसमें था कि वह फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर किया जाए। अभी तक प्रॉपर फेंसिंग नहीं हुआ है। राज्य की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, वो तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि केंद्र सरकार यह कहती है कि 56 इंच का सीना है और हमारी वैदेशिक नीति बहुत सफल है, तो क्यों नहीं उन्होंने फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर किया? वही तो मूल समस्या है। और मैं एनआरसी की बात बतला दूं कि एनआरसी आसाम में जो बनाए गए कि कौन भारतीय है और कौन विदेशी, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि विदेशियों के लिए संपूर्ण भारत में फॉरेनर्स एक्ट 1946 लागू होता है, राइट? उसके तहत ही कोई विदेशी व्यक्ति चाहे किसी भी राष्ट्र से आए उसके ट्रीटमेंट होंगे। लेकिन वहां जो आसाम में जो आइडेंटिफिकेशन किए गए वह आईएमडीटी एक्ट के तहत है ना, इलीगल माइग्रेशन डिटेक्शन थ्रू ट्रिब्यूनल्स एक्ट के द्वारा। और मैं आपको बतला दूं कि उस आधार पर कई व्यक्तियों को फॉरेनर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया, राइट? आईएमडीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अविधिमान घोषित किया है,
लेकिन हजारों हजार माइनॉरिटी भाई हमारे आसाम के डिटेंशन कैंप में हैं। उनके पूरे भविष्य के बारे में पर्टिकुलरली आपको बता दें कि कई ऐसे परिवार हैं जहां माता पिता डिटेंशन कैंप में हैं, बच्चे भारत के नागरिक के रूप में आइडेंटिफाइड है। कई ऐसे बच्चे हैं जो डिटेंशन कैंप में हैं, उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में आइडेंटिफाइड है। बतलाइए ये डिस्पैरिटी और ये पर्टिकुलरली शोषण और प्रताड़ना माइनॉरिटी के लिए है कि नहीं? तो इसकी तो समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि इसी मुद्दे को आरएसएस चाहता है कि पूरे भारत में लागू करे। बतलाइए बिहार का बॉर्डर तो सुरक्षित है, यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है उस तरह की? आपको कुछ दिन पहले याद होगा एक बांग्लादेशी महिला शायद आइडेंटिफाइड हुई थी बिहार में, तो उसको ब्यूरो जेल में डाला गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उसके लिए डिटेंशन कैंप होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिटेंशन कैंप की आवश्यकता भारत बिहार में थी नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति तो अन्य राज्यों में भी नहीं है। तो व्हाट इज द नीड फॉर? बार अमित शाह आकर सीमांचल का दौरा करके जाते हैं। देखिए उनका कहते हैं कि बिहार में घुस जाता है। नहीं, उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह माइनॉरिटी को आप प्रताड़ित करें और हिंदू वोट बैंक जो है वो भी हिंदू, संपूर्ण हिंदू नहीं, जो रेडिकल, जो माने उन्मादी हिंदुइज्म पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को एकीकृत करके वोट बैंक की राजनीति प्राप्त करना, यही बीजेपी का और अमित शाह का उद्देश्य है। यही कारण है कि वो सीमांचल क्षेत्र में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां भगवा झंडा लहराकर जो माइनॉरिटी है उनको प्रताड़ित और अपमानित करने का प्रयास करते हैं। सर ये सवाल आखिरी मेरा सवाल होगा। मैंने बहुत लोगों से ये सवाल पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। लगभग कई पॉलिटिशियन से मैंने ये बात पूछी है, भौगोलिक परिदृश्य से अलग अलग तरीके से लोग इसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? क्या ये एक राजनीतिक गिमिक है आपकी पार्टी का, या वास्तविक इसमें कोई सच्चाई भी है कि केवल राजनीतिक फायदा भाजपा से उठाने के लिए आप लोग ये करते हैं? देखिए, मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि दो प्रावधान है संविधान में। आप एक शिक्षाविद हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसमें मैं डिटेल कर दूं कि एक तो स्पेशल स्टेटस है और दूसरा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। जैसे संविधान के अनुसार 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वह पर्टिकुलरली कुछ राज्यों को प्राप्त था जो ये एनडीसी के द्वारा प्रदान किए जाते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1952 में की गई, which was working as a sister concern of planning commission and it was cited the best example of cooperative federalism in India। केंद्र सरकार ने उसको समाप्त कर दिया। लेकिन बिहार को तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है। मैं आपको बतला दूं, शुरू से जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, यही कारण है कि बिहार वासियों को अंग्रेजों ने प्रताड़ित किया, इस क्षेत्रों का विकास नहीं किया, तो धीरे धीरे बिहार पिछड़ गया। फिर आप देखिए 1936 में जब बंगाल को बिहार से अलग किया गया और 1912 में बंगाल को बिहार से अलग किया गया और 36 में उड़ीसा से अलग हुआ। तो पोर्ट फैसिलिटी से हम अलग हो गए, मतलब पोर्ट महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए, उससे विश्व व्यापार हो सकता था, राइट। परंपरागत जैसे जूट इत्यादि के एक्सपोर्ट तो हो ही सकते थे, तो उस फैसिलिटी से हम बाहर हो गए। फिर आप देखिए कि बिहार की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है ना, यह एवरेज एनुअल रेनफॉल 130 सेंटीमीटर है। और आपको बतला दें कि जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि जैसे वेरिएशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के आधार पर किसी भी क्षेत्र को ड्राउट प्रॉन, सूखा आशंकित आइडेंटिफाई किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार की जो भौगोलिक दशा है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके आधार पर बिहार जो है सूखा आशंकित क्षेत्र के अंतर्गत है। फिर आप देखिए उत्तर बिहार के अधिकांश जिले जो हैं बाढ़ प्रभावित हैं, और वो ऐसे नदियों के द्वारा बाढ़ की विविधता वहां उत्पन्न किए जाते हैं जो नेपाल से प्रवाहित होकर, जिसके ओरिजिन नेपाल में है। अब देखिए, नेपाल से आने वाली नदियों के जल का कंट्रोल करना तो नेपाल पर निर्भर करता है। और नरेंद्र मोदी शासनकाल में यह दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि कई जो हमारे परंपरागत साथी थे वो हमसे काफी दूर चले गए। नेपाल जैसे राष्ट्र जिसकी वैदेशिक नीति हम पर निर्भर करती थी, वह भी अब हमारे साथ लैंड डिस्प्यूट में संलग्न है। काला पानी इत्यादि क्षेत्र के लिए आप जा समझ ही रहे हैं कि विवाद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब यदि नेपाल अधिक से अधिक जल छोड़ेगा तो निश्चित रूप से विभीषिका और गहरा आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए रिस्पॉन्स, बाढ़ और जो ये ड्राउट इत्यादि की स्थिति जो है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, राइट, जिसके कारण बिहार पछड़ता चला गया। इसके अलावा मैं एक बात बतला दूं कि 1951 में माल भाड़ा सामान्यीकरण अधिनियम पारित भारतीय संसद के द्वारा किया गया था, उससे भी बिहार को काफी घाटा हुआ। और जब बिहार झारखंड से अलग हुआ, देखिए जैसे पंजाब हरियाणा से अलग हुआ तो उसमें राइपेरियन प्रिंसिपल के प्रावधान आए। यही कारण है कि हरियाणा अभी भी यमुना नदी के जल की
के प्रयोग का है ना विधिक डिमांड कर रहा है और उसके सुप्रीम कोर्ट भी उस पर विचार करती है और उसके पक्ष में अपना निर्णय देती है। लेकिन बिहार और झारखंड के लिए राइपेरियन प्रिंसिपल कहाँ आया? पूरे संसाधन तो झारखंड में चले गए, तो हम तो पिछड़ते चले गए। और देखिए बीजेपी की जो कुटिलता है या इसकी निर्लजता आप कह सकते हैं कि नीति आयोग ने, जो केंद्रीय संस्था है, टू बी नोटेड, नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी राज्य घोषित किया। उस समय बीजेपी हमारे साथ थी, तो यह बीजेपी के नैतिक दायित्व थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती, राइट। लेकिन बीजेपी बार बार बिहार को फिसड्डी राज्य बतलाकर बिहार वासियों को अपमानित करने का काम करती है। आप समझे, यह तो उसी तरह की स्थिति है कि कोई गार्जियन बच्चों को पुस्तक नहीं दे और उसको भूसकॉल कहे, उसको पढ़ने में ठाइफर कहे, राइट, वही स्थिति। तो बीजेपी को जब भी मौका मिलता है बिहार और बिहार वासियों की अस्मिता और उसके प्रतिष्ठा है ना या उसके मनोदशा के साथ खिलवाड़ करती है। उसको यहाँ के लोगों के विकास से कोई लेना देना नहीं है, मात्र वो वोट पाकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है और सत्ता में बनी रहना चाहती है, राइट। बिहार सरकार ने या हमारे आदरणीय नेता ने जो समय समय पर जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी वह पूर्ण रूप से जायज है। उसका राजनीतिक निहितार्थ कभी नहीं निकाला जाना चाहिए। यदि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को प्राप्त हो जाएगा तो बिहार के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन होंगे और बिहार क्रांतिकारी विकास की ओर उन्मुख होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार राजनीतिक चर्चाएं आप देखते रहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये चर्चा राजनीति से इतर आपके ज्ञानवर्धन के भी काम आएगी। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी बातें रखी और काफ़ी जो फैक्ट्स के साथ इन्होंने बातें रखी, ये भी बताया कि नीतीश कुमार आखिर क्यों देशव्यापी जो एक गठबंधन बन रहा है विपक्षियों का, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, खबरें लगातार आती रहेंगी। धन्यवाद।